हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड 55 के आज के इस वीडियो में। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एसएससी फेज 13 का जो है 29 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन का डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो उनके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं जिनका जो है आने वाला एग्ज़ाम है, ताकि उन्हें जो है एक आइडिया मिल जाएगा आखिर इस एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कौन से पोर्शन से जो है ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपको रिपीटेड देखने को मिल रहा है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन है जो कि आपके फर्स्ट शिफ्ट में भी पूछ दे रहा है, सेकंड शिफ्ट में भी। तो हर शिफ्ट में जो है 4 से 5 क्वेश्चन जो है आपको रिपीटेड ही देखने को मिल रहा है। तो एक बार ज़रूर एनालिसिस करके जाइएगा, देख के जाइएगा पिछला जो जो क्वेश्चन पूछा गया है। आपको मेरे चैनल के माध्यम से भी आपको मिल जाएंगे सारे वीडियोज़। तो विदाउट एनी डिले चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको वीडियोज जो है ऐसी मिलती रहे। तो चलिए, क्वेश्चन क्या पूछा था? सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम टू द लाइन। इस फ्रेज का मीनिंग क्या होता है? करेक्ट हो जाएगा फॉलो द रूल्स। तो जिन्होंने भी फॉलो द रूल्स किए होंगे उनके करेक्ट हो जाएंगे। टू द लाइन्स मीन्स टू conform strictly to a rule, command, accept the authority, policies or principle of a particular group, especially unwillingly. Example, he tried hard to toe the line on the new chair. तो करेक्ट यहाँ पे हो जाएगा, इस आइटम का जो है इस फ्रेज का मतलब हो जाएगा फॉलो द रूल्स। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था कि व्हाट इज द साइनोनिम वर्ड ऑफ जॉय। जॉय का जो है सिमिलर वर्ड क्या होगा? तो जॉय का सिमिलर वर्ड होता है हैप्पीनेस, डिलाइट, ग्लोरी, ब्लिस। ये सभी जो है जॉय के सिमिलर वर्ड होते हैं। तो आप ऑप्शन के अनुसार इसको करेक्ट कर लिए होंगे। फिर आपसे पूछा था कि ग्रेटफुल का करेक्ट स्पेलिंग लिखना था। तो ग्रेटफुल का जो है ये जो है करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा था कि IMEC, इसमें कौन कौन से देश जो है शामिल है? IMEC में कौन से देश शामिल है? IMEC मीन्स इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर में शामिल देश कौन से हैं? तो भारत, सऊदी अरबिया, संयुक्त अरब अमीरात UAE, जॉर्डन, इजराइल और यूरोपीय संघ, विशेष रूप से फ्रांस, इटली और ग्रीस। तो IMEC में जो है कौन कौन से देश शामिल है? तो भारत हो जाएंगे, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, जॉर्डन, इजराइल, ये सभी जो है इसमें शामिल देश है। तो जिन्होंने भी ये किया होगा उनके करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा था कि G20 शिखर सम्मेलन 2023 में जो है इसका उद्देश्य क्या था? तो G20 शिखर सम्मेलन 2023 में घोषित एक व्यापार और बुनियादी ढांचा परियोजना है जिसका उद्देश्य भारत, मध्य पूर्व और यूरोप के बीच व्यापार और कनेक्टिविटी को बढ़ाना है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि उज्ज्वला योजना का जो है उद्देश्य क्या है और ये कब ये योजना शुरू की गई थी? क्वेश्चन था कि उज्ज्वला योजना कब शुरू की गई और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो उज्ज्वला योजना या प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना भी इसे बोलते हैं, इसे 2016 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे BPL परिवारों की महिलाओं को मुफ्त LPG कनेक्शन प्रदान करना है। नेक्स्ट आपसे पूछा था अमृत धरोहर योजना के बारे में। तो अमृत धरोहर योजना जो है भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक पहल है जिसका उद्देश्य आर्द्र भूमियों यानी कि वेटलैंड्स और मैंग्रोव के संरक्षण को बढ़ावा देना है। यह योजना जैव विविधता, कार्बन स्टॉक, इको टूरिज्म और स्थानीय समुदायों के लिए आय सृजन को प्रोत्साहित करती है। जून 2023 में शुरू की गई अमृत धरोहर क्षमता निर्माण योजना पायलट प्रोजेक्ट्स के तहत 5 रामसर स्थल, सुल्तानपुर, भितरकनिका, चिल्का, सिरपुर, यशवंत सागर में प्रशिक्षण और आजीविका कार्यक्रम जो है चलाए जा रहे हैं।
नेक्स्ट आपसे पूछा था कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ। तो हिमालय का है निर्माण कैसे हुआ है। तो हिमालय का निर्माण भारतीय और यूरेशियन प्लेटों के टकराव से हुआ है। करेक्ट आंसर हो जाएंगे भारतीय और यूरेशियन प्लेटों के टकराव से। तो जिन्होंने भी ये आंसर किए होंगे उनके बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। लगभग 50 मिलियन वर्ष पहले भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट की ओर बढ़ी और दोनों प्लेटें आपस में टकरा गई। इस टकराव के कारण पृथ्वी की पपड़ी जो है ऊपर उठ गई और हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण हो गया। तो आंसर आपका हो जाएगा भारतीय और यूरेशियन प्लेटों के टकराव के कारण जो है हिमालय का निर्माण हुआ। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन है, पूछा था कि प्राचीन भारत में गंधार कला किस साम्राज्य और के समय में जो है विकसित हुई थी। तो गंधार कला कौन से साम्राज्य के समय में विकसित हुई थी। करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा कुषाण के। कुषाण वंश में जो है इसकी विकसित हुई थी, खास करके सम्राट कनिष्क के शासनकाल में। प्रथम शताब्दी में महान सम्राट कनिष्क के शासनकाल में मथुरा कला के साथ गंधार कला भी विकसित हुई। गंधार कला विदेशी तकनीकों और ग्रीको रोमन मानदंडों पर आधारित थी। इसे ग्रीको बुद्धिस्ट स्कूल ऑफ आर्ट के रूप में भी जाना जाता है। तो गंधार कला जो है सबसे ज्यादा कुषाण काल में जो है विकसित हुई थी, खास करके कनिष्क के शासनकाल में। कनिष्क के शासनकाल में ही मथुरा कला का भी विकसित हुआ था गंधार कला के साथ साथ ही। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक साक्षरता दर हाईएस्ट लिटरेसी रेट किस राज्य की है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार केरल में जो है सबसे अधिक साक्षरता दर 93.91% थी। तो आंसर हो जाएगा केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाय व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स वाज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल डिजाइनेटेड एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। करेक्ट आंसर विल बी द चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1833। 1833 के चार्टर अधिनियम में 1833 के चार्टर एक्ट ने भारत की आंतरिक चुनौतियों और इंग्लैंड की राजनीतिक स्थिति को संबोधित किया। इसने बंगाल के गवर्नर जनरल का नाम जो है बदलकर गवर्नर जनरल कर दिया। नेक्स्ट, स्वतंत्रता के बाद प्रथम राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी निम्नलिखित में से किस शहर द्वारा की गई थी। तो स्वतंत्रता के बाद भारत का पहला राष्ट्रीय खेल 1948 में जो है लखनऊ में आयोजित किया गया था। कौन से शहर में किया गया था। तो आपका आंसर हो जाएगा लखनऊ। 1948 में उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आयोजित किया था। भारत के राष्ट्रीय खेल एक खेल आयोजन है जो प्रतिवर्ष भारत के किसी भिन्न शहर में आयोजित किया जाता है। भारतीय ओलंपिक संघ भारत में खेलों के विकास और ओलंपिक आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए खेलों का आयोजन करता है। तो आंसर आपका हो जाएगा लखनऊ। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा था कि राज्य विधानमंडल से संबंधित अनुच्छेद कौन से हैं। तो राज्य विधानमंडल से संबंधित अनुच्छेद 168 से 212 तक है। ये अनुच्छेद भारतीय संविधान के भाग 6 में शामिल है और राज्य विधानमंडल के संगठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों, प्रक्रियाओं, विशेषाधिकारों और संगतियों से संबंधित है। 168 में जो है राज्यों में विधानमंडल का गठन होगा, इसके बारे में बताया गया है। 169 में विधान परिषद का निर्माण या उन्मूलन के बारे में डिस्कस किया गया है। 170 में विधानसभा की संरचना के बारे में बोला गया है। 171 में विधान परिषद की संरचना के बारे में। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा था कि ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है। ये क्वेश्चन जो है काफी बार जो है इसी बार के एग्जाम में आपको 25 को भी पूछे गए थे, 26 को भी पूछे गए थे। सेम जो है ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है। आंसर हो जाएगा खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह जिन्होंने भी किया होगा उनके करेक्ट हो जाएंगे। ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह द्वारा लिखित एक उपन्यास है जो 1956 में प्रकाशित हुआ।
यह 1947 के भारत पाकिस्तान विभाजन के पृष्ठभूमि पर आधारित है। ये भी आपसे पूछ सकता है कि ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक, ये पुस्तक जो है किस पे आधारित है, तो ये 1947 के भारत पाकिस्तान विभाजन की पृष्ठभूमि पर आधारित है। कहानी एक काल्पनिक गांव मनोमजारा में सेट है जो भारत पाकिस्तान सीमा पर है। यह उपन्यास विभाजन के दौरान सांप्रदायिक हिंसा और मानवीय भावनाओं को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है। तो विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो जिन्होंने भी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम किए होंगे उनके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। विंग्स ऑफ फायर जो है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और अरुण तिवारी द्वारा लिखित आत्मकथा है जो 1999 में प्रकाशित हुई। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक लिंगानुपात किस राज्य का है। करेक्ट आंसर विल बी केरल। 2011 की जनगणना के अनुसार केरल में सबसे अधिक लिंगानुपात 1084 प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाएं थी। अगर आपसे पूछते कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, तो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा हरियाणा। और यहाँ पे जो है अधिक पूछा गया तो केरल जिन्होंने भी किया होगा उनके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। स्वतंत्रता के बाद पहला राष्ट्रीय खेल किस वर्ष हुआ था। आंसर होगा 1952 में। स्वतंत्रता के बाद भारत में पहला राष्ट्रीय खेल 1952 में जो है नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। इसे भी आप लोग याद रखिएगा, कहाँ आयोजित, स्वतंत्रता के बाद जो है पहला राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित किया गया था, तो नई दिल्ली में। जीडीपी का फुल फॉर्म क्या है। तो जीडीपी का पूर्ण रूप होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। यह किसी देश की अर्थव्यवस्था की कुल मौद्रिक मूल्य को दर्शाता है जो एक निश्चित समय में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का योग होता है। नेक्स्ट आपसे पूछा था कि हाइड्रोजन ऊर्जा योजना के बारे में कि कब शुरू किया गया था। तो राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन यानी कि नेशनल हाइड्रोजन मिशन जो है भारत सरकार द्वारा 2021 में शुरू किया गया। इसका उद्देश्य जो है हरित हाइड्रोजन को ऊर्जा के स्वच्छ स्रोत के रूप में बढ़ावा देना है। इसका लक्ष्य 2030 तक भारत को ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन और निर्यात में वैश्विक नेता बनाना है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा था कि सुशीर वाद्य यंत्र कौन कौन से होते हैं। तो सुशीर वाद्य यंत्र ये कौन कौन से हैं, तो अलगोजा, एकतारा, तासा, नौबत, घन वाद्य यंत्र, तत्वाद्य यंत्र, ये इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जिन्होंने भी जो है इस ऑप्शन के अनुसार किए होंगे उनके करेक्ट हो जाएंगे। डिजिटल इंडिया कब लॉन्च किया गया। तो डिजिटल इंडिया भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है जिसे 9 जुलाई 2015 को लॉन्च किया गया। कब किया गया, 9 जुलाई 2015 को। इसका उद्देश्य भारत को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना, सभी को इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करना है और डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा देना। नेक्स्ट आपसे पूछा था कि राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के बारे में। तो भारत को हरित हाइड्रोजन के उत्पादन का वैश्विक केंद्र बनाने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। घोषणा 2021 के बजट में वित्त मंत्री द्वारा की गई थी। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा जो है ये शुरू की गई है राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन। तो ये रहे आज के 29 जुलाई के एसएससी फेज 13 के जो है फर्स्ट शिफ्ट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।